Subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए। वैसे भी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ घर में ही रहिए। अगर आपको कोई काम हो तो ही बाहर निकलिए घर से, और मास्क के बिना या ग्लव्स के बिना घर से बाहर मत निकलिएगा। तो ध्यान रखिए अपना। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, पिछली वीडियो जिसने भी देखी है तो बढ़िया है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि आज की वीडियो से हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो से आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक पूरी सीरीज मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। इससे पहले भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ाई थी, और मैं पहले 10 या 15 मिनट की वीडियोस अपलोड करता था, 20 मिनट 25 मिनट की। कभी कोई टॉपिक मैंने थर्मोडायनेमिक्स का डाल दिया, कभी कोई टॉपिक डाल दिया, तो सीक्वेंस में मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाई थी। तो अब जो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल सीक्वेंस में होगी, ठीक है। एक बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर में आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो जिसने भी अभी तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, पहले जिसने भी आज तक थर्मोडायनेमिक्स को नहीं देखा है, नहीं आपने इस सब्जेक्ट के बारे में सुना है, आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए भी ये पूरी सीरीज बेनिफिशियल है। जिसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है, या जिसके बैक है, या जो आईएएस और गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है और वो कंसेप्ट्स के बारे में जानना चाह रहा है, उसके लिए भी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जिसके बैक है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए भी बेनिफिशियल है, जो आईएएस और गेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये कंप्लीट सीरीज होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और एडवांस तक पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपने आप पे मुझे विश्वास है कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा पाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ईजी से ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पहली बार थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं या आपके कोई बैक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, तो आप इन लेक्चर्स को देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। मुझे विश्वास है अपने आप पे, ठीक है। तो अब पहली बात, जो भी प्रीवियस मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स बनाए थे वो सभी मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो देखी थी उन सब वीडियोस को भूल जाइए। वैसे तो किसी ने नहीं देखी थी क्योंकि व्यूज़ बहुत कम थे उन वीडियोस पे, ठीक है। तो मैंने उन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है, उन सब वीडियोस को भूल जाइए। अब हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट, और या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात करो इस दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पहली बात तो ये कि आप उन सब सब्जेक्ट्स को रटिए मत। थर्मोडायनेमिक्स जैसा तो मेनली कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ, जिनको रटना पड़ता है हमको, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंसेप्ट पे बेस होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको सीखना जरूरी है। आप सब्जेक्ट को सीखिए, उनको रटिए मत। जैसे कि हम कार सीखते हैं, आपको अगर कोई आप में से कोई दिल्ली में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है, आप वहाँ अगर कार चलाना सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जयपुर अजमेर जैसे शहरों में कार नहीं चला पाएंगे। एक बार आपने अगर ड्राइविंग सीख ली, एक बार आपने अगर कार चलाना सीख ली, तो कोई सी भी सिचुएशन में आप कार चला सकते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट का है, अगर एक बार आपने सब्जेक्ट सीख लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईएएस एग्जाम हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल वाइवा हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो। अगर आपने एक बार सब्जेक्ट को सीख लिया, आपने उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिए, तो आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली उस सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने सब्जेक्ट को सीखा है, ना कि रटा है। तो सब्जेक्ट्स को पहले रटिए मत, और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल भी नहीं रटना है हमको, ठीक है। हमको इस सब्जेक्ट को सीखना है, और हम इस सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम कुछ सीख रहे हैं। कुछ नया सीखने के हिसाब से ही आप हमेशा आइएगा, आपको इसमें ज़रूर कुछ नया देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं कि मैं भी पिछले 3 या 4 महीने से इस सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सब्जेक्ट पहले पढ़ा है, लेकिन बीच में सब्जेक्ट छूट गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर काम कर रहा हूँ। कई नए कंसेप्ट्स मेरे को सीखने को मिले हैं सब्जेक्ट में। दूसरी बात, मैंने इन दिनों में एक टीचर हैं मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी, उनकी कई वीडियोस देखी, उनके कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। तो अगर कोई गेट या आईएएस वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मालूम होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और जो नए हैं उनको नहीं मालूम अगर,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी एक सर हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। उनके कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनकी वीडियोस से भी मेरे को अपने कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प मिली है काफ़ी ज़्यादा। तो उनके कंसेप्ट्स और मेरी टीचिंग स्किल, इन दोनों को मिला के काफ़ी अच्छा एक कम्बिनेशन मैं बनाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। वैसे तो उनके लेवल को रीच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके लेवल तक रीच करूँ। 20 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, मेरे को लगभग पढ़ाते हुए 2 या 3 साल ही हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लेवल तक रीच करने की पूरी कोशिश करूँगा, उनके जैसा पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं वैसा पढ़ा पाऊँगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी हॉबी है टीचिंग। मैं टीचिंग का शौक़ रखता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लोगों को नॉलेज बांटना अच्छा लगता है। तो उनके कंसेप्ट्स, कुछ मेरे कंसेप्ट्स, कुछ मेरी टीचिंग स्किल, कुछ उनसे सीखी हुई टीचिंग की आदतें, वो सब कंबाइन करके आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। तो वापस मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है अब तक, उनके साथ शेयर करें। जो पढ़ना चाहते हैं या जो गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं या जिनके बैक हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वीडियो का आप जब ही लाइक करेगा जब आप पूरी वीडियो को देख लें। पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप लाइक करिएगा, ठीक है, और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई, या कोई कंसेप्ट मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी आप बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको भी आते होंगे, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मिस हो जाते हैं, जो ध्यान नहीं रहता पढ़ाते वक्त, जो आपको मालूम है और मैं मिस कर गया हूँ, तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के कि मैंने नहीं बताया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कुछ भी मिस नहीं होगा, सीक्वेंस में चलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि किस वे में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफर की। एनर्जी ट्रांसफर में आएंगे आपके हीट, वर्क। हीट और वर्क क्या होता है, इस पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका दूंगा बिल्कुल, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा हर चीज़ का, बेसिक कंसेप्ट्स का, एनर्जी ट्रांसफर, हीट और वर्क का बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए क्या होता है, प्रोसेस के लिए क्या होता है। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, साइकिल के लिए, प्रोसेस के लिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी की। एंट्रोपी काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, जब इसका लेक्चर आएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को इसको सीखने में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंट्रोपी, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसके बाद आएगी आपकी अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और इरिवर्सिबिलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। और इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा, कुछ भी आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको इन टॉपिक्स में से, ये एक सिर्फ एक टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं,
कई सारे सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मत समझिए खाली बेसिक कंसेप्ट है, खाली एनर्जी ट्रांसफर है, खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर कई सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो हमको सीखने हैं। ये तो सिर्फ मेन मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। तो इस वे में हम इस स्ट्रक्चर के तहत हम चलेंगे, पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। कई सारे अच्छे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कैसा सब्जेक्ट है। पढ़ते हैं इसको, मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट के नाम की। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या कहना चाह रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का नाम ही हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या बताना चाह रहा है सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट, यानी कि थर्मो क्या है? थर्मो एक ऐसा वर्ड है जो कि हीट के बारे में हमें बताता है, जो कि टेम्परेचर के बारे में हमें बताता है। तो थर्मो वर्ड का मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, समथिंग रिलेटेड टू हीट। यानी कि हम इस वर्ड को उस जगह यूज लेते हैं जहां टेम्परेचर की बात करते हैं, जहां हीट की बात करते हैं। तो जब भी हीट और टेम्परेचर की बात होती है, ठीक है, वहां इस शब्द को यूज लिया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स मींस समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसके साथ एसोसिएट होता है? हीट के साथ। तो समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर और समथिंग रिलेटेड टू हीट। थर्मो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट। अब बात करते हैं डायनामिक्स की। डायनामिक्स मीन्स मोशन। ठीक है, डायनामिक्स वर्ड हम कहाँ यूज लेते हैं? जब कोई चीज मोशन में होती है। जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो वहां हम डायनामिक्स वर्ड का यूज लेते हैं। तो डायनामिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन। डायनामिक्स मीन्स क्या है? समथिंग रिलेटेड टू मोशन। अब किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें उस बॉडी पे वर्क करना पड़ता है। बिना वर्क किए आप उस बॉडी को मोशन में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए डस्टर है, ये इस वक्त रेस्ट में है। ठीक है, जब तक आप इस डस्टर पे फोर्स नहीं लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद जब तक ये डस्टर डिस्प्लेस नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये डस्टर मोशन में है। ठीक है, ये डस्टर मोशन में तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगेगा और फोर्स लगने के बाद वो डस्टर डिस्प्लेस भी हो, तभी आप ये कहेंगे कि डस्टर मोशन में है। फोर्स लगाया, डस्टर डिस्प्लेस नहीं हुआ, फोर्स लगा रहे हैं, नहीं हो रहा, तब भी तो ये रेस्ट में है डस्टर। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कि डस्टर मोशन में है। डस्टर मोशन में कब आएगा? जब आप फोर्स लगाएंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको मालूम है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इंटू एक्स। ठीक है ना, ये वर्क होता है। तो डायनामिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन। और मोशन कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम वर्क करेंगे। कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम वर्क करेंगे। तो डायनामिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन और समथिंग रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, तो डायनामिक्स मीन्स क्या हो जाता है? समथिंग रिलेटेड टू वर्क। बिना वर्क के बॉडी में मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो डायनामिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वर्क। समथिंग रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, तो थर्मो का मतलब क्या हो गया? फाइनली मैं यहां लिख देता हूं। थर्मो का मतलब हो गया समथिंग रिलेटेड टू हीट।
और डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड टू मोशन या फिर समथिंग रिलेटेड टू वर्क, क्योंकि बिना वर्क के मोशन नहीं हो सकता। मोशन किसके साथ एसोसिएट होता है, वर्क के साथ, इसलिए हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स मींस समथिंग रिलेटेड टू वर्क। समथिंग रिलेटेड टू वर्क। तो थर्मो का मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट, डायनामिक्स का मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वर्क, और थर्मोडायनेमिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट एंड वर्क। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स समथिंग बिटवीन हीट एंड वर्क। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स समथिंग बिटवीन हीट एंड वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, समथिंग बिटवीन हीट वर्क, हीट वर्क, हीट वर्क। हीट और वर्क के बीच हम बात करेंगे, हीट और वर्क, समथिंग बिटवीन हीट एंड वर्क। ठीक है, समथिंग बिटवीन हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स मींस समथिंग बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट वर्क, हीट वर्क, हीट। हीट और वर्क के बीच जो भी हम बात करेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं हीट और वर्क की, जो हीट और वर्क के बीच में जो भी हो रहा है उसकी बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, ये यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा बाद में। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वो डेफिनेशन क्या बता रही है। ठीक है, तो आप भी डेफिनेशन को लिख लीजिए। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर and its effect on the properties of system। ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इस डेफिनेशन में मैंने 3 वर्ड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। वो वर्ड्स क्या क्या हैं, एनर्जी ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज एंड सिस्टम। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स का बहुत अच्छा मीनिंग होता है, काफी अच्छा मीनिंग है इन तीनों वर्ड्स का इस डेफिनेशन में, और इन वर्ड्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एनर्जी ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज, सिस्टम, ये क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में मैं काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। लेकिन उस एग्जांपल में जो मैं बताऊंगा वो काफी शॉर्ट होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम का मतलब सिर्फ उतना ही है जितना मैंने एग्जांपल में बताया, या प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ उतना ही है। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका, इन पे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है,
एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, काफी अच्छा काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है इन सब चीजों का। तो अभी मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा उससे आप ये समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर का उतना ही मतलब होगा जितना मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, या प्रॉपर्टीज या सिस्टम का उतना ही मतलब होगा जितना मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में दूंगा, आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उन लेक्चर्स में दूंगा, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स अफेक्ट, किसके अफेक्ट, एनर्जी ट्रांसफर के अफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या अफेक्ट होता है, उस साइंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब हम उस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे को एक टास्क दिया, ठीक है। मेरे को क्या, आप सभी को एक टास्क दिया। उसने क्या कहा कि एक कंटेनर में पानी लो, उस पानी का इनिशियल टेम्परेचर मेजर करो और उस पानी को गर्म करके उस पानी का फाइनल टेम्परेचर मेजर करो और आप ये देखो कि क्या टेम्परेचर में चेंज आया है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के बीच क्या डिफरेंस है, हमको क्या एनालाइज करना है। उसने क्या कहा कि कंटेनर में पानी लेके पहले टेम्परेचर मेजर कर लो, पानी को गर्म करो और फिर टेम्परेचर मेजर करो। तो उसने कहा आपको ये चेक करना है कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया है पानी को गर्म करने के बाद। तो हमारा मोटिव क्या है, ये चेक करना कि वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। तो इनिशियली हमें एक कंटेनर में पानी भरना है, उस कंटेनर में जो प्रेजेंट पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, फिर उस पानी को गर्म करना है और फिर थर्मामीटर से वापस उसका टेम्परेचर मेजर करना है और हमें ये पता लगाना है कि कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है पानी को गर्म करने के बाद, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कर सकता है अपने घर पे भी, ठीक है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं। क्या होगा इसके बीच हम ये देख लेंगे, ठीक है। हमने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या किया, पानी भरा, ठीक है। ठीक है, इस पानी को हमने क्या किया, गर्म करने के लिए लेके गए हम स्टोव के ऊपर, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं आपको, देख लीजिए हमने क्या किया, वापस बता रहा हूं। कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, पानी का टेम्परेचर मेजर किया, लेट से पानी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस कंटेनर को लेके गए स्टोव पे या चूल्हे पे लेके गए और हमने चूल्हे पे क्या किया, इस कंटेनर को रख दिया, किस लिए, ताकि हम पानी को गर्म कर सकें। ठीक है, अब हमने इस कंटेनर को स्टोव पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे में हम क्या लगाते हैं, कोल लगाते हैं। तो हमने क्या किया, कोल को बर्न किया, ठीक है। ये कोल है, कोयले का यूज लेते हैं हम चूल्हे के अंदर। तो हमने क्या किया, कोयले को जला दिया, कोल को बर्न किया। अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम इस पानी को गर्म करने के लिए चूल्हे पे लेके आए तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोल को बर्न किया। किसको बर्न किया, कोल को बर्न किया। जब हमने कोल को बर्न किया तो कोल के बर्न होने से क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई। कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई। जो ये हीट जनरेट हुई कोल के बर्न होने से, ये इस कंटेनर के थ्रू वाटर के अंदर ट्रांसफर हुई, ठीक है। जो ये हीट जनरेट हुई कोल के बर्न होने से, वो इस कंटेनर के थ्रू, कंटेनर से पास होते हुए वाटर के अंदर ट्रांसफर हुई। क्या हुआ, वापस बता देता हूं। हमने क्या किया, कोल को बर्न किया, कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई। जो ये हीट जनरेट हुई वो कंटेनर के थ्रू इस पानी में ट्रांसफर हुई। हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में Q से डिनोट करते हैं। किससे, Q से। हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में Q से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हीट को थर्मोडायनेमिक्स में Q से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया, कोल को बर्न किया, कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई। जो ये हीट जनरेट हुई वो इस कंटेनर के थ्रू इस वाटर में ट्रांसफर हुई।
ठीक है, किस में ट्रांसफर हुई? वाटर में। किस में ट्रांसफर हुई? ध्यान दीजिए, किस में ट्रांसफर हुई? वाटर में। ठीक है, कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई, ये हीट इस कंटेनर के थ्रू किस में ट्रांसफर हुई? जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि किस में ट्रांसफर हो रही है हीट? वाटर में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर के बारे में। हम किसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं? वाटर के बारे में। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाटर के टेम्परेचर में क्या चेंज आया। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? किस में ट्रांसफर हो रही है हीट? वाटर में। हम ध्यान दे रहे हैं सिर्फ वाटर के ऊपर। मेरी बात को नोट कीजिएगा, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हम ध्यान दे रहे हैं सिर्फ वाटर के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ? हीट जनरेट हुई कोल के बर्न होने से, वो हीट ट्रांसफर हुई कंटेनर के थ्रू वाटर में। अब क्या हुआ? जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे वाटर का, तो लेट से हमारा टेम्परेचर आ रहा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने क्या मेजर किया? हमने क्या मेजर किया? वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं टेम्परेचर। ये थोड़ा हल्का हो रहा है ग्रीन कलर, ब्लैक कलर से ही मैं लिख देता हूं। क्या मेजर किया हमने? टेम्परेचर। वापस बता रहा हूं मैं एक बार, वापस ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया? कोल को बर्न किया। कोल के बर्न होने से हीट जनरेट हुई, वो हीट इस कंटेनर के थ्रू वाटर में ट्रांसफर हुई। हमें चेक क्या करना है? वाटर के टेम्परेचर को चेक करना है। हमें ये चेक करना है कि वाटर को गर्म करने से उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? वाटर की। तो हीट ट्रांसफर हुई वाटर में। हमने किसका टेम्परेचर चेक किया? वाटर का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। कोल को बर्न करने से हीट जनरेट हुई। हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। कोल को बर्न करने से क्या जनरेट हुई? हीट जनरेट हुई। हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। अब इस हीट का इफेक्ट वाटर में हमें जब ही देखने को मिलेगा जब ये कंटेनर के थ्रू वाटर में ट्रांसफर हो। मान लीजिए ये कंटेनर अगर इंसुलेटेड है पूरा, ठीक है, इसमें से हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, तो इस हीट का इफेक्ट हमें वाटर में देखने को नहीं मिलेगा। पानी गर्म होगा ही नहीं जब तक हीट कंटेनर के थ्रू वाटर में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो हीट का इफेक्ट हमें वाटर में कब देखने को मिलेगा? हीट का इफेक्ट हमें वाटर में कब देखने को मिलेगा? जब हीट का ट्रांसफर होगा। बिना ट्रांसफर हुए हीट का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही नहीं वाटर में। तो जब हीट ट्रांसफर होगी कंटेनर के थ्रू वाटर में, इस कोल से कंटेनर के थ्रू वाटर में जब हीट ट्रांसफर होगी, वर्ड पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफर होगी, तभी हमें इस हीट का इफेक्ट वाटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हीट ट्रांसफर होगी, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी यानी कि जब हीट ट्रांसफर होगी तभी हमें उसका इफेक्ट वाटर में देखने को मिलेगा। तो हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट क्या? एनर्जी है, और हीट जब ट्रांसफर होगी तभी हमें उसका इफेक्ट वाटर में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तभी हमें उसका इफेक्ट वाटर में देखने को मिलेगा। अब वाटर क्या है? हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मैं किस पे फोकस कर रहा हूं इतनी देर से? वाटर पे। किस पे फोकस कर रहा हूं मैं? वाटर पे। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? वाटर पे। हम वाटर के अंदर हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं और वाटर के टेम्परेचर को ही चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम वाटर के अंदर हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं और वाटर के ही टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम वाटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम वाटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे है? वाटर के ऊपर है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे है? वाटर के ऊपर है। हम हीट को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? वाटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। और किसके टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं? वाटर के टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस किस पे है? वाटर पे है। हमारी पूरी की पूरी स्टडी किस पे फोकस है? वाटर के टेम्परेचर को चेक करने पे फोकस है। ठीक है,
यानी कि हमारी पूरी की पूरी स्टडी वाटर पे फोकस है। तो इसलिए हम वाटर को कहते हैं सिस्टम। हम वाटर को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। हम वाटर को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। हम वाटर को सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्टडी वाटर पे ही फोकस है। हम वाटर में ही हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं और वाटर के ही टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी स्टडी हमारी वाटर पे फोकस है, इसलिए हमारा क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? वाटर। तो सिस्टम की डेफिनेशन यहां से बन जाती है। सिस्टम की क्या डेफिनेशन बनेगी? यहां से मैं लिख देता हूं। सिस्टम की डेफिनेशन यहां से बन जाती है, अ रीजन in space upon which our study is focused. ठीक है, सिस्टम क्या होता है? अ रीजन इन ए स्पेस अपॉन विच ओवर स्टडी इज फोकस। ठीक है, जिस भी चीज की हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। इस केस में हम किसकी स्टडी करना चाह रहे हैं? हम इस केस में वाटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वाटर के टेम्परेचर को स्टडी करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाटर के अंदर हीट ट्रांसफर होने से वाटर के टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। हमारी पूरी की पूरी बात किस पर है? वाटर के ऊपर है। तो हमारा सिस्टम क्या होगा? वाटर होगा। तो सिस्टम का एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरा पूरा फोकस इस पेन के कैप पे है, तो मेरा पूरा पेन सिस्टम नहीं होगा, खाली इस पेन का कैप मेरा सिस्टम होगा। जहां मेरा फोकस है, जिस चीज के बारे में मैं जानना चाह रहा हूं, ठीक है, उसी चीज के ऊपर वही चीज मेरी क्या होगी? सिस्टम होगी। ठीक है ना, जिस भी चीज के ऊपर मेरा फोकस है वही चीज मेरा सिस्टम होगी। मान लो मैं बोर्ड के सिर्फ इस पार्ट को देखना चाह रहा हूं, मैं बोर्ड के सिर्फ इस पार्ट को एनालाइज करना चाह रहा हूं कि इस पार्ट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मैं देखना चाह रहा हूं माइक्रोस्कोप से कि इस पार्ट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेरा पूरा बोर्ड सिस्टम नहीं होगा। जिस रीजन में मेरी स्टडी फोकस है, जिस रीजन पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं, या जिस रीजन के मैं मॉलिक्यूल्स, जैसे बोर्ड का ये वाला रीजन है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मैं चेक करना चाह रहा हूं। वैसे तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मैं देख सकता हूं इस रीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, एटम्स कितने हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो मैं देख सकता हूं। तो सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में है। ठीक है, मेरा फोकस पूरा बोर्ड नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में है। तो ये मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो स्पेस में कोई सा भी एक छोटा सा रीजन जिस पे आपका फोकस हो वही आपका सिस्टम हो जाएगा। जिस पे आपकी पूरी स्टडी फोकस कर रही है वही आपका सिस्टम हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई कागज ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के सिर्फ इतने से पार्ट में, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं फोकस कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट की मैं स्टडी करना चाह रहा हूं, इस पार्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सिस्टम क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, पूरा डस्टर नहीं होगा सिस्टम। ठीक है ना, तो जिस भी रीजन के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, जिस भी रीजन पे मैं फोकस कर रहा हूं वही मेरा सिस्टम होगा। जिस भी चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं वही मेरा सिस्टम होगा। ठीक है ना, तो इधर इस केस में मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? वाटर पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? वाटर में हीट ट्रांसफर कर रहा हूं और वाटर के ही टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं। इस केस में कंटेनर भी आ रहा है, लेकिन कंटेनर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कंटेनर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंटेनर के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे हम, तो इसलिए कंटेनर इस केस में सिस्टम नहीं होगा। इसलिए क्या? कंटेनर इस केस में सिस्टम नहीं होगा। हमारा सिस्टम क्या है? सिर्फ ये वाटर है। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है? वाटर है। यहां क्या थर्मामीटर लगा हुआ है और थर्मामीटर से हमको पता चल रहा है। ठीक है ना, यहां मान लीजिए एक थर्मामीटर लगा हुआ है और इस थर्मामीटर से हमको पता चल रहा है कि वाटर का टेम्परेचर क्या है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस थर्मामीटर को थोड़ा नीचे तक बना देते हैं, वाटर के अंदर टच हो जाएगा।
ठीक है, तो सिस्टम क्या है हमारा, वाटर है। तो जिस भी चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, जिस भी चीज की हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस चीज पे हमारी स्टडी फोकस हो रही है, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। अ रीजन इन ए स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। ठीक है, जिस रीजन पे हमारी स्टडी फोकस है, यानी कि हम जिस रीजन के ऊपर फोकस करके अपनी स्टडी कैरी आउट करना चाह रहे हैं, उसी रीजन को हम सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, मैंने क्या बताया, सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में वाटर क्या है, हमारा सिस्टम है। अब ध्यान दीजिए, हम वाटर की किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम वाटर के लिए क्या मेजर करना चाह रहे हैं, वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना चाह रहे हैं। हम वाटर के ऊपर स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसका फाइनल टेम्परेचर मेजर कर सकें कि गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है ना, हम वाटर की स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके टेम्परेचर को मेजर करना है। किस चीज को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है। हमें वाटर की किस चीज को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है। और इसलिए हम कहते हैं टेम्परेचर क्या है, वाटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, वाटर की एक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर वाटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी कहेंगे। हम वाटर की किस चीज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, हम वाटर के टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या हो गया, वाटर की प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर प्रॉपर्टी कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के टाइप क्या है, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिए कि टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, हमने कोल को बर्न किया, कोल के बर्न होने से हीट प्रोड्यूस हुई। वो हीट क्या है, एनर्जी है। जब हीट ट्रांसफर होगी तभी उसका इफेक्ट हमें वाटर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी उसका इफेक्ट हमें वाटर यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टी पे यानी कि टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, ये अभी आप ध्यान रख लेना। ये कैसे है ये मैं आपको जब बताऊंगा, जब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो प्रॉपर्टीज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मेरे को देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूं। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स अफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, हीट के ट्रांसफर से यानी कि एनर्जी के ट्रांसफर से वाटर की प्रॉपर्टी यानी कि वाटर के टेम्परेचर पे क्या अफेक्ट हुआ। ठीक है, हीट के ट्रांसफर से यानी कि एनर्जी के ट्रांसफर से वाटर यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टी यानी कि टेम्परेचर पे क्या अफेक्ट हुआ। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो पानी को गर्म करने से उसके टेम्परेचर पे यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट हुआ, ये हमें चेक करना है। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था वाटर का, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगा प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में, क्यों प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर, क्यों प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वाटर का टेम्परेचर उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी में क्या आया, चेंज आया। टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। टेम्परेचर में चेंज आया मींस प्रॉपर्टी में चेंज आया। तो क्या चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज हुई। ठीक है, तो एनर्जी के ट्रांसफर से सिस्टम की यानी कि वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हुई, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। इनिशियली वाटर का टेम्परेचर क्या था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनली वाटर का टेम्परेचर क्या है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। यानी कि एनर्जी के ट्रांसफर से सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं भी ध्यान रखिए इस पॉइंट को कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज होंगे। ठीक है,
सिस्टम की प्रॉपर्टी जब जब चेंज होगी, जब जब एनर्जी का ट्रांसफर उसमें होगा। तो whenever there is energy transfer there is a change in property of the system। लिख लीजिए इस पॉइंट को, whenever there is energy transfer there is a change in properties of the system। जब भी सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी ही होंगी। पक्की बात है ये कि जब भी सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी। जैसे इस केस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वाटर के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। इस केस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। तो ध्यान रख लीजिए, जब भी सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा तब तब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट आपने देख लिया, इफेक्ट क्या था, चेंज था, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं उसकी साइंस को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है ना, इस डेफिनेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो हम आगे उसमें भी डिस्कशन करेंगे, कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गई बात थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की। इसी डेफिनेशन के दौरान हमने सिस्टम की भी बात की। सिस्टम का हमने क्या देखा, सिस्टम की डेफिनेशन देखी, अ रीजन इन ए स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। ठीक है, स्पेस में कोई सा भी रीजन जिसमें हमारी स्टडी फोकस है, यानी कि जिस भी रीजन में हम फोकस करना चाह रहे हैं, जिस भी रीजन के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसी रीजन को हम सिस्टम कहेंगे। बाकी उसके आसपास जो है वो सब दूसरी बात है, वो अलग बात है, वो मैं आगे बताऊंगा उसको क्या कहते हैं। तो जिस भी रीजन पे हमारा फोकस है उसी रीजन को हम सिर्फ सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना, तो सिस्टम की भी बात हो गई। सिस्टम की डेफिनेशन वापस लिख देता हूं मैं अभी ऊपर। A reason in space upon which our study is focused। ठीक है, तो ये रीजन, इस पे मेरी स्टडी फोकस है, तो ये रीजन क्या हो गया, मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर की। मैं बता देता हूं एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पहला मैंने आपको बता दिया, हीट। पहला क्या था, हीट। हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में Q से डिनोट करते हैं। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। हीट का एग्जांपल आपने देख लिया है, मैंने अभी अभी बताया हीट का एग्जांपल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पहला हो गया हीट, दूसरा हो गया वर्क। वर्क को हम थर्मोडायनेमिक्स में W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हीट का एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दिया था। जैसे कि मैंने अभी अपने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि वाटर को हम हीट सप्लाई कर रहे थे, जिसके कारण वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो हीट का एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी दिया था। इसी तरीके से वर्क के भी कई अच्छे एग्जांपल्स हैं, लेकिन उन एग्जांपल्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हम आज के इस लेक्चर में वर्क के एग्जांपल या हीट के एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स की। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि दो टाइप के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, हीट और वर्क।
तो ऐसा मत समझिएगा कि हीट ऑफ वर्क सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ, हीट ऑफ वर्क के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं हीट ऑफ वर्क के ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, जहां हम हीट ऑफ वर्क के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन है हीट ऑफ वर्क का, तो वहां हम आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हीट ऑफ वर्क का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैं आपको इतना सा ही बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। हीट ऑफ वर्क के बारे में मैं काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं कि दो टाइप के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, हीट और वर्क। अब ध्यान दीजिए, दो टाइप के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं और एनर्जी ट्रांसफर दो तरीकों से होता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर दो तरीकों से होता है, या तो सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है या फिर सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ध्यान दीजिए, या तो सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है या फिर सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। या तो सिस्टम में हम हीट को सप्लाई कराते हैं या फिर सिस्टम में से हीट रिजेक्ट होती है। या तो हम सिस्टम में वर्क को सप्लाई कराते हैं या फिर सिस्टम में से हमें वर्क मिलता है, ठीक है। तो दो तरीकों से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या तो सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा या फिर सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और एनर्जी ट्रांसफर के दो टाइप होते हैं, हीट और वर्क, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपको कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां सिर्फ वर्क का ट्रांसफर होता है, और कई केसेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर एक साथ होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आपको ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे जहां सिर्फ खाली हीट का ट्रांसफर होता है, जहां खाली वर्क का ट्रांसफर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे ऐसे भी केसेस है जहां हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर एक साथ होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम अपने उसी प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं जहां हमने उस एग्जांपल को छोड़ा था। हमने क्या किया था, पानी को गर्म कर लिया था, ठीक है। पानी को गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर रेज हो गया था और टेम्परेचर क्या हो गया था, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम अपने उसी प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं। पानी को हमने क्या कर लिया था, गर्म कर लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को, जो कंटेनर स्टोव पे रखा था जिसमें हमने पानी को गर्म किया था, तो इस कंटेनर को स्टोव पे से उतार रहा हूं और इसको लाके मैं अपने रूम में रख रहा हूं। सिंपली क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को स्टोव पे से चूल्हे पे से उतार रहा हूं और उतार के रूम में लाके रख रहा हूं, ठीक है। अब रूम का टेम्परेचर क्या होता है, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इस कंटेनर को स्टोव पे से उतारा, यानी कि चूल्हे पे से उतारा और रूम में लाके रख दिया। यहां आप देख सकते हैं कि रूम का टेम्परेचर है अपना 24 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का टेम्परेचर है अपना 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो नेचुरली, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो नेचुरली, वर्ड पे ध्यान दीजिए, नेचुरली हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो नेचुरली हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ध्यान दीजिए, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो नेचुरली हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो जब हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हीट को वाटर में सप्लाई कराया था, यानी कि पहले का जो केस था उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में हो रहा था, सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके का होता है। हमारा सिस्टम क्या है, वाटर है। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, हम वाटर में हीट को सप्लाई कर रहे थे। यहां क्या हो रहा है, वाटर में से हीट रिजेक्ट हो रही है। प्रीवियस केस में क्या था कि वाटर में हीट सप्लाई हो रही थी, सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही थी, सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा अभी अभी आपको बताया कि एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, या तो सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा या फिर सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये दो तरीके हमने अभी अभी देख लिए, एग्जांपल में भी देख लिए, या तो सिस्टम में हीट का सप्लाई हो रहा है या फिर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमने दोनों तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसका भी एग्जांपल देख लिया अभी अभी। अब देखिए,
ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो ये जो हीट सिस्टम में से निकल रही है, हमारा सिस्टम क्या है, ये वाटर हमारा सिस्टम है, मैं मार्क कर देता हूं, हमारा सिस्टम क्या है, वाटर है। तो सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही है, ये कहां जा रही है, कौन इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, सिस्टम में से जो ये हीट रिजेक्ट हो रही है, वो हीट इसके आसपास का एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि जहां ये कंटेनर पड़ा है, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जो हीट ये कंटेनर, यानी कि जो हीट इस वाटर में से लूज हो रही है, जो हीट इस वाटर में से रिजेक्ट हो रही है, वो हीट इसके यानी कि इस कंटेनर के आसपास का एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट को, इस कंटेनर के आसपास का एनवायरनमेंट। अब मैं एक केस बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, वो रूम में घुसता है, वो देखता है कंटेनर पड़ा हुआ है, तो उसको रूम में घुसते ही तो ये पता नहीं चलता है कंटेनर गर्म है या ठंडा है, ठीक है। वो जब इसके पास तक आएगा, जब इस पे हाथ लगाएगा, इसके पास तक अपना हाथ लेके आएगा, तब ही उसको मालूम चलेगा कि कंटेनर गर्म है या ठंडा है, ठीक है। जब अपना हाथ वो इस कंटेनर के पास तक लेके आएगा, जब मेरा दोस्त रूम के अंदर घुसा, तो रूम में घुसते ही तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कंटेनर गर्म है या ठंडा है, ठीक है। अब जब आप इस कंटेनर के पास तक आएंगे, जब अपना हाथ इस कंटेनर के पास लाएंगे, तो इस कंटेनर के आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो जैसे ही आप इस कंटेनर के पास अपना हाथ लेके आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेनर गर्म है, ठीक है। जब अपना हाथ इस कंटेनर के पास आप लेके आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेनर गर्म है। तो सिर्फ इसके आसपास का एनवायरनमेंट गर्म है। ऐसा नहीं है कि इस कंटेनर को मैंने रूम में रखा है तो पूरा रूम गर्म हो गया। इस कंटेनर के सिर्फ आसपास का एनवायरनमेंट गर्म है। इस कंटेनर के जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, इस कंटेनर से जो एकदम आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सिर्फ वही गर्म है। बाकी के एनवायरनमेंट पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं, ठीक है। जो सिर्फ इसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो वाटर ने हीट लूज की, वो किसने एब्जॉर्व की, इसके आसपास के एनवायरनमेंट ने। ऐसा नहीं है कि पूरे रूम ने हीट एब्जॉर्व की, वो तो सिर्फ इसके आसपास के एनवायरनमेंट पे इस हीट के रिजेक्ट होने का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पानी में से जो हीट रिजेक्ट हो रही है, वो एब्जॉर्व कौन कर रहा है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि पानी में से जो हीट रिजेक्ट हो रही है, उसका इफेक्ट हमें सिर्फ इसके आसपास वाले एनवायरनमेंट पे देखने को मिल रहा है, इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जो एनवायरनमेंट इसके आसपास है, यानी कि इस कंटेनर के आसपास जो एनवायरनमेंट है, सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में हमें हीट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हीट के रिजेक्ट होने का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि सिस्टम का इफेक्ट हमें सिर्फ इसके आसपास वाले एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है, और उसी आसपास वाले एनवायरनमेंट को हम इमीडिएट सराउंडिंग या सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यह है हमारा सिस्टम। सिस्टम में से जो हीट रिजेक्ट हो रही है, उसका अफेक्ट हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन, यानी कि इसके आसपास वाले एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। और यही जो इसके आसपास वाला जो एनवायरनमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग या सराउंडिंग, ठीक है। या फिर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि कंटेनर अगर रूम में रखा है तो पूरा रूम उसके लिए सराउंडिंग है। सिर्फ जिस रीजन में इस सिस्टम का, यानी कि इस वाटर में से हीट जो रिजेक्ट हो रही है, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जिस रीजन में, उसी रीजन को हम उस सिस्टम का सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। इस वाटर का, ये जो वाटर हमारा क्या है, सिस्टम है, इस सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहां तक हमें इस हीट के रिजेक्ट होने का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां तक हमें इस सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सिर्फ उसी रीजन को हम इस सिस्टम का सराउंडिंग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे रूम को मैं ये कह दूंगा कि पूरा रूम इस क्या बोलते हैं, कंटेनर के लिए सराउंडिंग है। इस कंटेनर के लिए सराउंडिंग सिर्फ वही रीजन है जहां तक हमें ये हीट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हीट रिजेक्ट होने का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां तक हमें महसूस हो रहा है कि हाँ, ये कंटेनर गर्म है। आप कंटेनर के आसपास हाथ लेके जाएंगे तो आपको महसूस होगा ना कि हाँ भाई, यहाँ जो एयर है, यहाँ जो एनवायरनमेंट है, वो गर्म है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरा रूम गर्म लगेगा, ठीक है। तो सिस्टम का इफेक्ट
हमें सिर्फ उसके आसपास वाले एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। कहां तक देखने को मिलता है? उसके आसपास वाले एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसके कारण पूरा रूम गर्म हो गया। तो इससे हमें क्या मिलती है? सराउंडिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी यहां से। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? सराउंडिंग की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एनीथिंग एक्सटर्नल to the system on which the effect of system is felt। ठीक है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑन विच द इफेक्ट ऑफ सिस्टम इज फेल्ट। ठीक है, जो भी चीज सिस्टम के बाहर है और जहां तक यानी कि जिस भी रीजन में हमें सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सिस्टम के बाहर जिस भी रीजन में हमें सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसी को हम सराउंडिंग या इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी रूम में किसी ने चाय रखी है तो उस चाय के कप के लिए यानी कि उस चाय के लिए अगर चाय हमारा सिस्टम है तो उस चाय के लिए पूरा रूम सराउंडिंग नहीं है, उस चाय के आसपास का एनवायरनमेंट सिर्फ, जहां हमें उस चाय से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसका अफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही सराउंडिंग होता है। तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑन विच द इफेक्ट ऑफ सिस्टम इज फेल्ट। ठीक है, जिस रीजन तक हमें सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिलता है सिर्फ वही रीजन सिस्टम का सराउंडिंग होता है। ठीक है, जिस रीजन तक यानी कि जिस रीजन तक हमें सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है वही रीजन हमारा सराउंडिंग या इमीडिएट सराउंडिंग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पूरा का पूरा रूम हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लीजिए। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑन विच द इफेक्ट ऑफ सिस्टम इज फेल्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली ये जो लेयर है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला ये जो सरफेस है या जो ये लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला ये जो सरफेस है, ये जो रेड कलर से मार्क हो रखा है, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूं। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सरफेस सेपरेट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, बाउंड्री हो गई। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ बाउंड्री की। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाउंड्री की। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर का मतलब यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसकी सारी की सारी वॉल फिक्स्ड हैं। ठीक है, रिजिड कंटेनर है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक रिजिड कंटेनर है। एक ऐसा कंटेनर जिसकी सारी की सारी वॉल्स फिक्स्ड हैं, यानी कि इस कंटेनर की कोई भी वॉल मूवेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? रिजिड कंटेनर है। इस रिजिड कंटेनर में गैस भरी हुई है। ठीक है, ये गैस क्या है? हमारा सिस्टम है। गैस क्या है? हमारा सिस्टम है। अब मान लीजिए कि हम इस गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारे पास क्या है? रिजिड कंटेनर है। अब गैस क्या करेगी? एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन इधर क्या है? कंटेनर रिजिड है। इस कंटेनर की सारी वॉल्स फिक्स्ड हैं।
जब इस कंटेनर की सारी वॉल्स फिक्स्ड हैं तो ये गैस एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब मैं इस गैस को हीट सप्लाई कर रहा हूं तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है गैस के मॉलिक्यूल्स की, यानी कि गैस एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कंटेनर की एक भी वॉल मूवेबल नहीं है तो गैस एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब तक मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन गैस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है क्योंकि गैस किसमें है, रिजिड कंटेनर में है। इस कंटेनर की एक भी वॉल मूवेबल नहीं है तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी हम बात करते हैं रिजिड कंटेनर की तो रिजिड कंटेनर में सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। रिजिड कंटेनर में सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ध्यान रख लीजिए इस बात को, रिजिड कंटेनर में सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। रिजिड कंटेनर में सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिजिड कंटेनर में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। किसका, सिस्टम का। सिस्टम वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। रिजिड कंटेनर में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इन रिजिड कंटेनर सिस्टम वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रिजिड कंटेनर के अंदर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए गैस है, ठीक है, तो गैस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है तो इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी सिस्टम होगा, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कुछ भी जो भी सिस्टम होगा हमारा इस कंटेनर में, लेकिन अगर कंटेनर रिजिड होगा तो ही हमारा सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिए रिजिड कंटेनर के अंदर हमेशा सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब सिस्टम ऐसा नहीं है कि गैस ही होगा खाली, गैस के अलावा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरीके की गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो रिजिड कंटेनर में सिस्टम वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, यहां जो बाउंड्री है, यहां जो सिस्टम की बाउंड्री है वो क्या है, फिक्स्ड है। यहां जो सिस्टम की बाउंड्री है वो क्या है, फिक्स्ड है। जब हम गैस को हीट सप्लाई करा रहे हैं, गैस का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन गैस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। क्यों, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री फिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री रिजिड है तो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और रिजिड। बाउंड्री क्या हो सकती है, बाउंड्री फिक्स्ड हो सकती है, रिजिड हो सकती है। तो पहली टाइप की बाउंड्री क्या हो गई, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री। तो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और रिजिड। तो पहले टाइप की बाउंड्री क्या हो गई, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री। ठीक है, पहले टाइप की बाउंड्री क्या हो गई, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री। ठीक है, रिजिड कंटेनर में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, किसका, सिस्टम का, और बाउंड्री क्या हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, रिजिड हो सकती है। तो ये हो गया फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री का एक एग्जांपल। अब हम मान लेते हैं एक और, हम क्या कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। क्या है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। ठीक है, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और ये गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। तो जब हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब गैस एक्सपेंड होगी तो ये पिस्टन जो कि मूवेबल है, ये पिस्टन मूव होके राइट हैंड साइड में आ जाएगा। जब गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन मूव होके राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम हीट सप्लाई करा रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इनिशियल था, पिस्टन इनिशियली इस पोजीशन पे था, अब फाइनली उस पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो जब हम गैस को हीट सप्लाई करा रहे हैं, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है,
गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गैस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब पहले सिस्टम क्या था, इतना सा था। ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से ही मार्क कर देता हूं। ठीक है, पहले सिस्टम कितना था, इतना था। अब सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो गया है, इतना हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है, क्योंकि बाउंड्री मूवेबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है हमारी, ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, यानी कि सिस्टम की ये जो बाउंड्री है ये क्या है, मूवेबल है। सिस्टम की ये जो बाउंड्री है ये क्या है, मूवेबल है। इनिशियली सिस्टम की बाउंड्री यहां थी। ठीक है, सिस्टम की बाउंड्री यहां थी, लेकिन क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई, गैस एक्सपेंड होने के कारण ये पिस्टन राइट हैंड साइड की तरफ मूव हुआ और इसके कारण सिस्टम की बाउंड्री भी मूव हो गई। तो क्या हो गया, बाउंड्री क्या हो गई, मूवेबल। ठीक है, बाउंड्री कैन बी मूवेबल। ठीक है, बाउंड्री कैन बी मूवेबल और फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाउंड्री कैन बी मूवेबल और फ्लेक्सिबल। तो बाउंड्री का एक और टाइप हमने देख लिया, मूवेबल और फ्लेक्सिबल। बाउंड्री कैन बी मूवेबल और फ्लेक्सिबल। तो क्या देखा हमने कि जब हम गैस को हीट सप्लाई करा रहे हैं, यानी कि जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करा रहे हैं, सिस्टम में हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, हमारा गैस क्या हो रही है, हमारी एक्सपेंड हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से पिस्टन मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है तो सिस्टम की बाउंड्री मूव हो रही है। तो क्या हो गया, बाउंड्री कैन बी मूवेबल और फ्लेक्सिबल। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्रीवियस केस में क्या था, बाउंड्री सारी रिजिड थी, यानी कि जो वॉल्स थी रिजिड कंटेनर की वो सारी फिक्स थी, जिसकी वजह से सिस्टम की बाउंड्री फिक्स थी। ठीक है, तो उस केस में जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन इस केस में सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। तो प्रीवियस केस में सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन इस केस में सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इस पॉइंट को ऑब्जर्व, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ऑब्जर्व नहीं, इस पॉइंट को लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी सिस्टम की बाउंड्री फिक्स्ड होगी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन जब भी सिस्टम की बाउंड्री मूव होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा। चेंज वर्ड का यूज क्यों ले रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है बाउंड्री के मूव होने से, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है बाउंड्री के मूव होने से। मान लीजिए अगर सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता, मान लीजिए हम इधर से सिस्टम को प्रेस कर रहे होते, यानी कि इधर से प्रेशर लगाए होते, यानी कि हम वर्क कर रहे होते सिस्टम के ऊपर, तो क्या होता, बाउंड्री मूव हो जाती इधर, बाउंड्री नीचे, ये पिस्टन क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होता, तो फाइनल पोजीशन पिस्टन की क्या हो जाती, ये हो जाती, जिसके कारण क्या होता, सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी बाउंड्री मूव होगी तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। जब भी बाउंड्री मूव होगी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। जब भी बाउंड्री फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, तो सिस्टम का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। तो जब भी बाउंड्री मूवेबल या फ्लेक्सिबल होगी, जब भी बाउंड्री मूवेबल या फ्लेक्सिबल होगी तो सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा चेंज होगा। ठीक है, और जब भी बाउंड्री फिक्स्ड होगी या रिजिड होगी तो सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चेंज होने से मेरा मतलब है सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, यानी कि बाउंड्री के मूव होने के कारण सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो वापस बता देता हूं, जब भी बाउंड्री मूव होगी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, और जब भी बाउंड्री फिक्स्ड रहेगी सिस्टम का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चंस में काफी ज्यादा काम आएगा। तो जब कंटेनर रिजिड है वॉल्यूम फिक्स्ड है, जब बाउंड्री रिजिड है वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब बाउंड्री मूवेबल या फ्लेक्सिबल है तो वॉल्यूम हमेशा चेंज होगा। चेंज होने से मेरा मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है बाउंड्री के मूव होने से, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है बाउंड्री के मूव होने से। किसका वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, तो बाउंड्री के दो टाइप हमने देख लिए, फिक्स्ड और मूवेबल। ठीक है, फिक्स्ड या रिजिड, मूवेबल या फ्लेक्सिबल, तो दो टाइप की बाउंड्रीज हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है,
अब मेरा पूरा का पूरा फोकस क्या है, इस पानी के ऊपर है, यानी कि मैं अपनी स्टडी इस पानी के ऊपर कैरी आउट करना चाहता हूं। तो ये पानी क्या हो गया, मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, जिस चीज पे हम कंसंट्रेट करते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम हो जाता है। अब देखिए पाइप के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, पाइप के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, यानी कि पाइप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड का पॉइंट है, यानी कि जहां पाइप खत्म हो रहा है, जहां पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स खुले हुए हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ओपन है, लेकिन पाइप जो है वो तो मतलब पाइप तो सिलेंड्रिकल होता है। तो ध्यान दीजिए, वाटर पाइप के अपर और लोअर एक्सट्रीम से तो कांटेक्ट में है फिजिकली। ठीक है, अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम से कांटेक्ट में है। वाटर पाइप के अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम से कांटेक्ट में है फिजिकली, लेकिन यहां हमें कोई फिजिकल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम एंड्स पे इसके, लेफ्ट और राइट एंड पे इसके, इस पाइप के कोई भी हमें फिजिकल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, हमने क्या माना है, वाटर को सिस्टम माना है, वाटर पाइप में से फ्लो हो रहा है, वाटर पाइप के अपर एंड और लोअर एंड को टच कर रहा है, यानी कि अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम को टच कर रहा है, लेकिन यहां इसके दोनों एंड्स में हमें कोई फिजिकल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो गया, बाउंड्री दो तरीके की हो जाती है यहां। ठीक है, बाउंड्री कैन बी रियल। ठीक है, ये हो गई रियल बाउंड्री, जो कि क्या है, फिजिकल है, जो हमको जिस बाउंड्री को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां हमने क्या किया है, बाउंड्री को इमेजिन किया है। हम ये मान रहे हैं कि जहां पाइप स्टार्ट हो रहा है, जहां पाइप खत्म हो रहा है, बस उसके अंदर जो वाटर है उसी के ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हम बाउंड्री को क्या मान रहे हैं, फिजिकल मान रहे हैं, वो सॉरी इमेजिनरी मान रहे हैं, यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं, इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हम बाउंड्री को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हम बाउंड्री को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम पे बाउंड्री फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, पाइप फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों एंड्स पे हमें कोई भी मतलब हमारी कोई भी बाउंड्री यहां प्रेजेंट नहीं है। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हम इमेजिन कर रहे हैं बाउंड्री को। ठीक है, तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और बाउंड्री कैन बी रियल। तो दो टाइप और हो गए, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए मेरा पूरा रूम एक मैं सिस्टम मानता हूं, रूम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको मैं सिस्टम मान लेता हूं। अब रूम का दरवाजा खुला है या रूम में दरवाजा है ही नहीं, रूम के अंदर एक ओपनिंग है, तो मैं क्या कर लूंगा, वहां पे भी एक बाउंड्री इमेजिन कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां कोई फिजिकल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं वहां कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां एक बाउंड्री इमेजिन कर लूंगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इमेजिनरी बाउंड्री कहूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पाइप के दो एक्सट्रीम एंड्स जो हैं, लेफ्ट एंड और राइट एंड, यहां कोई फिजिकली बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम वहां क्या कर रहे हैं, बाउंड्री को इमेजिन कर रहे हैं, और इसलिए ऐसी बाउंड्रीज को हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्रीज। ठीक है, ठीक है, और जो फिजिकली बाउंड्री प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल बाउंड्रीज। तो बाउंड्री कैन बी रियल एंड इमेजिनरी। तो बाउंड्री दो टाइप की और हो गई, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, बाउंड्री दो टाइप की और हो गई। तो हमने चार टाइप्स की बाउंड्री देख ली हैं। कौन कौन से चार टाइप हैं, पहला फिक्स्ड, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और रिजिड। बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और मूवेबल। और थर्ड, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। और फोर्थ, बाउंड्री कैन बी रियल। ठीक है, तो चार टाइप्स हो गए, रिजिड बाउंड्री, मूवेबल और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री और रियल बाउंड्री। तो चार टाइप की बाउंड्रीज हमें थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिस्टम पढ़ा दिया मैंने, सराउंडिंग पढ़ा दिया, बाउंड्री के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। आगे अगले लेक्चर में हम क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।